नमस्कार, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की लाभदायकता अनुपातों की। लाभदायकता अनुपातों में मुख्य तौर पर हमने 5 प्रकार के अनुपात पढ़े थे: सकल लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात। ये चारों अनुपात विक्रय पर आधारित थे। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि लाभदायकता अनुपातों को या तो बिक्री पर आधारित करके निकाला जाता है या पूंजी पर आधारित करके उनका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो जो 5 प्रकार के अनुपात आपको बताए गए थे, उसमें शुरू के जो 4 प्रकार के अनुपात थे वो बिक्री पर आधारित थे। उनके सूत्रों में हमने नीचे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा है, यानी कि हमने जो उनका प्रतिशत निकाला है वो विक्रय पर निकाला है। जबकि जो 5वां प्रकार का अनुपात था, जिसका नाम था विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्यात्मक वर्गीकरण का अंतिम प्रकार, जो है विनियोग विश्लेषण अनुपात। विनियोग विश्लेषण अनुपात क्या होते हैं? विनियोग विश्लेषण अनुपात वास्तविक रूप में उन व्यक्तियों के लिए या उन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए यह जानकारी आवश्यक है कि मैं किसी कंपनी में धन लगाने का इच्छुक हूं, तो मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यानी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये विनियोग संबंधी निर्णय लेने में प्रयोगकर्ता के लिए उपयोगी साबित होते हैं। विनियोग विश्लेषण अनुपात विनियोक्ताओं के लिए उपयोगी है। और इसमें कौन कौन से अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, आइए बात करते हैं। इसमें पहला अनुपात है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में EPS, अर्निंग पर शेयर से बना है EPS। अर्निंग पर शेयर का मतलब, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि एक अंश पर कंपनी ने कितनी राशि कमाई, यह कहलाता है प्रति अंश अर्जन। सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसमें सबसे पहले कंपनी द्वारा, निगम द्वारा कर का भुगतान किया जाता है। उसके पश्चात यदि उसने अधिमान अंश जारी कर रखे हैं तो उन्हें लाभांश दिया जाता है। कोई लाभों का नियोजन करना है, संचय में ट्रांसफर करना है, तो वो भी किया जाता है। उसके पश्चात जो राशि बचेगी वो सारी की सारी आय समता अंशधारियों की होगी। तो प्रति अंश अर्जन कैसे निकाला जाएगा? समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध आय में समता अंशों की संख्या का भाग दे दीजिए, क्योंकि आपको एक अंश की आय को मालूम करना है। प्रति अंश अर्जन की गणना करते समय समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों में, समता अंशधारियों के उपलब्ध लाभों से क्या आशय है? जैसा मैंने बताया कि कंपनी द्वारा जो लाभ कमाया गया है, सारे खर्चे घटाने के बाद सबसे पहले उसमें कर का भुगतान किया जाएगा। कोई संचय में राशि हस्तांतरित करनी है तो वो की जाएगी। अगर आपकी पूंजी संरचना में अधिमान अंश है, यानी कि आपको प्रश्न में अधिमान अंश दे रखे हैं, तो उन्हें लाभांश दिया जाएगा। उसके बाद जो राशि बचेगी वो संपूर्ण राशि जो होगी वो समता अंशधारियों की होगी। तो समता अंशधारियों के लिए जो लाभ उपलब्ध है उसमें समता अंशों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इतना टिपिकल कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी के समता अंशों की संख्या 10,000 है और समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ 1 लाख है, तो 1 लाख तो कुल लाभ है। एक अंश पर कितना लाभ होना चाहिए, यह ही अर्निंग पर शेयर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको 1 लाख में 10,000 का भाग देना होगा। वही बात यह कह रहा है कि जो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध आय है उसमें समता अंशों की संख्या का भाग दे दिया जाए। यह एक वित्तीय अनुपात है जो यह बताता है कि प्रत्येक समता अंश पर कितनी आय अर्जित की गई है। और लेखा मानक 20 के अनुसार, आपने कक्षा 11 में लेखा मानक पढ़े होंगे। लेखा मानक भारतीय CA संस्थान द्वारा समय समय पर लेखांकन में जो परिवर्तन होते हैं उनके संबंध में और लेखांकन में समरूपता लाने के संबंध में समय समय पर लेखा मानक जारी किए जाते हैं। तो उसी से संबंधित है लेखा मानक 20। लेखा मानक 20 प्रति अंश उपार्जन से संबंधित है और उसमें यह बताया गया है कि जब आप प्रति अंश उपार्जन निकाल रहे हैं तो पहले अधिमान अंशधारियों की
लाभांश को लाभ में से घटा देना चाहिए, क्योंकि जो राशि शेष बचेगी वो ही समतांशधारियों की आय होगी। आइए अब इसके सूत्र की बात करें तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स घटा दिया गया है। अब टैक्स घटाने के बाद क्या देंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग दे देंगे। आपकी पुस्तक का उदाहरण संख्या 24 कुछ इस तरीके से है। निम्न सूचनाओं से प्रतिअंश अर्जन की गणना कीजिए। समतांश पूंजी जो कि 10 रुपए का एक शेयर है और कुल पूंजी है 5 लाख। 10% अधिमानंश 10 रुपए वाला एक है, कुल पूंजी है 1 लाख। समतांश की जो कुल पूंजी है वो है 5 लाख और अधिमान अंशों की जो कुल पूंजी है वो है 1 लाख। दोनों ही अंशों का मूल्य 10-10 रुपए है और समता अंशधारियों के लाभांश की दर दे रखी है 10%। सामान्य संचय 1,50,000 है और कर से पूर्व शुद्ध लाभ 3 लाख रुपए, कर की दर 30% मानिए। और आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, प्रति अंश अर्जन। अब अगर प्रति अंश अर्जन की बात की जाए तो प्रति अंश अर्जन का जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स घटाने के बाद माइनस क्या लेस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड और नीचे किसका भाग देना है, इक्विटी शेयर्स की संख्या का, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर की संख्या। आइए एक बार प्रश्न में वापस चलते हैं। आपको समता अंश पूंजी 10 रुपए का एक शेयर बताया गया है और कुल पूंजी दी गई है 5 लाख, लेकिन यहां समता अंशों की संख्या नहीं दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कुल पूंजी में आप 10 का भाग दे दीजिए, आपके समता अंशों की संख्या आ जाएगी। यानी कि 5 लाख में आपको 10 का भाग देना होगा तो अंशों की संख्या आएगी 50,000। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो कुल पूंजी निकाली जाती है वो अंशों की संख्या को पेडअप अमाउंट से गुणा करके निकाली जाती है। यहां कुल पूंजी दे रखी है तो पेडअप अमाउंट का भाग दे देंगे, तो अंशों की संख्या 50,000 हो गई। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी अधिमान अंशों के लाभांश की, तो अधिमान अंशों का लाभांश कितना होगा, 1 लाख इनकी पूंजी है और 10% इनके लाभांश की दर है, तो 1 लाख का 10% लाभांश होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है स्टूडेंट्स, आपको जो फॉर्मूला बताया गया है वो बताया गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। लेकिन जो प्रश्न में लाभ दिया गया है वो कर से पूर्व का शुद्ध लाभ दिया गया है 3 लाख रुपए, तो सबसे पहले इसमें से कर घटाया जाएगा। तो आइए इससे संबंधित एक वर्किंग नोट पहले तैयार करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है 3 लाख, कर की दर है 30%, तो प्रॉफिट किसका 30%, टैक्स किस पे लगता है, टैक्स लगता है प्रॉफिट पर, कर जो लगता है वो लगता है लाभों पर। तो जितना प्रॉफिट है उसका 30% निकाल लीजिए, तो 3 लाख का 30% होता है 90,000। तो आपका प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स बचेगा वो बचेगा 2,10,000 रुपए। यानी कि कंपनी ने कर देने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 2,10,000। अब इस प्रॉफिट के 2 हिस्सेदार हैं, अधिमान अंशधारी और समता अंशधारी। अधिमान अंशधारियों को अपनी निर्धारित दर से लाभांश मिलता है। अधिमान अंशधारियों की बात करें तो उनकी जो पूंजी है वो है 1 लाख और लाभांश की जो दर है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाभांश की जो दर है वो 10% है और उनकी पूंजी 1 लाख। इसका मतलब उन्हें 1 लाख पर 10% प्रत्येक वर्ष लाभांश मिलेगा। यदि कंपनी लाभ कमाएगी तो लाभांश लाभ की दशा में दिया जाता है। ये तो पक्का है कि अधिमान अंशधारियों को 10% लाभांश देना है, लेकिन वो केवल लाभ की दशा में ही दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो आपको क्या क्या चाहिए जरा फॉर्मूले में देखें। आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आपने निकाल लिया है कितना, 2,10,000। आपको चाहिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो कि आपने निकाल लिया है कितना, 10,000। अगर बात की जाए तो आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका मतलब होता है समता अंशों की संख्या, वो भी प्रश्न में नहीं दी गई है लेकिन बहुत ही सिंपल है। 5 लाख कुल पूंजी है, उसमें आप भाग दे दीजिए 10 रुपए का। तो अगर बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिए जाए, 5 लाख कुल पूंजी अपॉन 10, तो अंशों की संख्या आ जाती है 50,000। और अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए, यहां 2,10,000, यहां 10,000, यहां 50,000 और अर्निंग पर शेयर का वैल्यू आता है 2 लाख अपॉन
50,000। इसका मतलब 4 रुपए। जो ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर आता है, वो आता है 4 रुपए। उपरोक्त समंकों से पता लगता है कि कंपनी ने अपने समता अंशधारियों के लिए 4 रुपए का लाभ अर्जित किया है। अभी तो बात की हमने प्रति अंश अर्जन अनुपात की, लेकिन इसके अलावा और भी 2 अनुपात निकाले जाते हैं, जिसमें दूसरा है प्रति अंश लाभांश। यहीं पर आपको समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि यहां पर अभी आपने अगर पिछले एग्जांपल में देखा तो कंपनी ने समता अंशधारियों के लिए 2 लाख रुपए कमाए थे। ये देखिए 2 लाख रुपए समता अंशधारियों के लिए कमाए थे। कुल लाभ 3 लाख, जिसमें से 90,000 का टैक्स चला गया। 2,10,000 लाभ बचा, उसमें से 10,000 का अधिमान अंशधारियों को लाभांश दे दिया, बचा 2 लाख। ये समता अंशधारियों की कुल आय है जो समता अंशधारियों के लिए कमाई गई है। इसमें समता अंशधारियों की संख्या का भाग दे दिया गया ताकि हमें एक अंशधारी की आय को मालूम किया जा सके, जिसे हम कह रहे हैं अर्निंग पर शेयर। दूसरा जो अनुपात है स्टूडेंट्स वो है प्रति अंश लाभांश। वो थी प्रति अंश अर्जन और ये है प्रति अंश लाभांश। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करें। कोई भी कंपनी जो विकासमान होती है, जो ग्रोथ करना चाहती है, वो संपूर्ण कमाया गया लाभ अंशधारियों में नहीं बांट सकती, बल्कि जो उसने अर्जित किया है उसका कुछ भाग ही वो अंशधारियों में बांटती है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, पिछले उदाहरण में आपने देखा कि कंपनी ने 2 लाख रुपए अर्जित किए थे, तो 2 लाख का 2 लाख वो अंशधारियों को लाभांश के रूप में नहीं बांटेगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा ही बांटेगी और बाकी राशि रोक लेगी, जिससे कि कंपनी संचयों का निर्माण करेगी, जिसे रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कंपनी उन कोषों को पूंजी के रूप में काम में ले सके। तो अब बात करते हैं दूसरे अनुपात की, प्रति अंश लाभांश। प्रति अंश अर्जन तो थी कंपनी ने कितना अर्जित किया, जबकि प्रति अंश लाभांश है उस अर्जित किए गए भाग में से कितना अंशधारियों को वितरित किया। जरा गौर कीजिएगा, आय का वह भाग जो समता अंशधारियों में वितरित लाभांश की कुल राशि में समता अंशधारियों की संख्या देने पर आती है। जैसे मैंने कहा पिछले एग्जांपल में, अगर बात की जाए आय कितनी थी समता अंशधारियों की? 2 लाख। उसमें से सपोज दैट आपने 1 लाख का लाभांश अंशधारियों को बांटा, तो लाभांश की कुल राशि तो 1 लाख है, लेकिन यह बात कर रहा है प्रति अंश लाभांश। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको उस 1 लाख में अंशों की संख्या का भाग देना होगा। तो आय का वह भाग जो समता अंशधारियों में वितरित लाभांश की कुल राशि 1 लाख में समता अंशधारियों की संख्या का भाग देने पर आती है। प्रति अंश अर्जन से यह ज्ञात होता है कि समता अंशधारियों में कितना लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, यानी कितना कंपनी ने अर्जित किया है। वो पूरा अधिकारी है, लेकिन कंपनी पूरा बांटती नहीं है, किंतु वही संपूर्ण राशि उसे प्राप्त नहीं होती। उसके हिस्से का लाभ का एक भाग कंपनी द्वारा रोक लिया जाता है और शेष राशि ही उसे लाभांश के रूप में बांटी जाती है। जैसा मैंने आपको समझाया कि पूरा भाग अगर कंपनी बांट देगी, पूरा लाभांश अगर बांट देगी, तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? तो कंपनी लाभ का एक हिस्सा रोक लेती है और कुछ हिस्सा अंशधारियों में बांट देती है। जो बांट देती है वही लाभांश कहलाता है। उसमें जब आप समता अंशों की संख्या का भाग दे देंगे तो वो प्रति अंश लाभांश कहलाएगा। तो यहां बात करना चाहेंगे इसे सूत्र के रूप में डिविडेंड पर शेयर। वहां था अर्निंग पर शेयर, अब बात करने जा रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, यानी जितना कमाया उसमें से कितना बांट रहे हैं। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, जितना आपने कुल कमाया उसमें से कितना भाग आप अंशधारियों में बांट रहे हैं, वो अमाउंट आपको ऊपर रखना है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का आपको इसमें भाग देना है। तो इससे आपको प्रति अंश लाभांश का पता चल जाएगा। इसी की तीसरी जो अनुपात है उसके बारे में बात करना चाहेंगे, लाभांश भुगतान अनुपात। पिछले जो 2 अनुपात है पहले आपको उनको समझना होगा। एक आपने पढ़ा अर्निंग पर शेयर, जो ये बताता है कि कंपनी ने प्रत्येक अंश के लिए कितनी आय अर्जित की। दूसरा आपने पढ़ा डिविडेंड पर शेयर, जो ये बताता है कि जो अर्जित की उसमें से कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरा अनुपात इन दोनों से मिलकर बना है। प्रति अंश अर्जन और प्रति अंश लाभांश का आपस में अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करना ही लाभांश भुगतान अनुपात कहलाता है। यह अनुपात समता अंशधारियों में वितरित किए गए प्रति अंश लाभांश का संबंध प्रति अंश अर्जन के साथ स्थापित करता है। यानी अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर का आपस में रिलेशन बताता है कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो अर्निंग पर शेयर का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है। डिविडेंड पेमेंट या पे आउट रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, जो आपने सेकंड फॉर्मूला प्रयोग करके निकाला है, और अर्निंग पर शेयर जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला प्रयोग करके निकाला है। साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 इसे परसेंटेज में निकाला जाएगा। उन दोनों में मल्टीप्लाई 100 नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो सब लाभांश भुगतान अनुपात क्या है? जो यह बताता है कि अर्जित की गई
आय में से कितना भाग हमने बांटा, वो कितना प्रतिशत है, वो आपस में दोनों का संबंध ज्ञात करता है। आइए अब तीनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तन्वी लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से प्रतिअंश अर्जन, प्रतिअंश लाभांश, अर्निंग पर शेयर निकालना है, प्रतिअंश लाभांश निकालना है और लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करनी है। सूचना क्या क्या दे रखी है? 2000 10% अधिमानंश, 100 रुपए का एक है तो कुल पूंजी हो गई 2 लाख। 50,000 समतांश 10 रुपए वाले और जो पूंजी है वो हो गई 5 लाख। कर पश्चात लाभ, अब की बार जो प्रॉफिट दिया है वो कर घटाने के बाद है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,80,000 और समतांशों पर लाभांश की दर, बिल्कुल समतांशों पर लाभांश की दर आपको देगा, क्योंकि अधिमान अंशों पर लाभांश की दर पहले से तय होती है, लेकिन समतांशों पर लाभांश की दर प्रत्येक वर्ष का लाभ देखकर तय की जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो समतांशों पर लाभांश है वो 40% है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हम कई परसेंटेज काउंट कर रहे हैं, जैसे हम यहां पर 10% भी निकालेंगे, 40% भी निकालेंगे और अभी हमने पिछले सवाल में 30% भी निकाला था। तो जो कर है, कर टैक्स, वो प्रॉफिट का निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि जो लाभांश है वो पूंजी का। जैसे 40% है तो किसका निकलेगा? समतांश पूंजी का। ये 10% है तो किसका निकलेगा? अधिमान अंश पूंजी का। इसी जगह अगर कर की दर दी हुई होती और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तो वो किसका निकलता? प्रॉफिट का, क्योंकि जो कर है वो लाभों पर लगता है और लाभांश जो है वो पूंजी पर निकाला जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रति अंश अर्जन। अब यहां पर अगर बात की जाए तो पहले आइए इसके वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो वर्किंग नोट में केवल 2 लाभांश आपको निकालने, एक समतांशधारियों पर लाभांश और एक पूर्वाधिकार अंशधारियों पर लाभांश। तो समतांशधारी पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश 2 लाख उनकी पूंजी है और 10% लाभांश की दर है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश की राशि हो जाएगी 20,000। इक्विटी शेयर की बात करूं तो इनकी पूंजी 5 लाख है और लाभांश की दर दी गई है 40%। तो ये राशि हो जाएगी आपकी 2 लाख रुपए। अब आइए एक एक रेशो करके हम तीनों विनियोग विश्लेषण अनुपातों की गणना करते हैं। तो पहला जो रेशो आपको सिखाया गया है वो इसमें बताया गया है अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें स्टूडेंट्स तो हमें जो लाभ दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 380 दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात करो तो वो आपने वर्किंग नोट में मालूम किया है जो कि 20,000 है और इक्विटी शेयर की संख्या की बात करो तो वो 50,000 है। तो आइए ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। 3,80,000 माइनस 20,000, 3,80,000 कर के बाद का लाभ है, जिसमें से 20,000 लाभांश कौन ले जाएंगे? अधिमान अंशधारी ले जाएंगे और बाकी जो लाभ बचेगा वो सारा सारा किसका होगा? समतांशधारियों का होगा। और समतांशधारियों की संख्या कितनी है? 50,000। तो ये 3,60,000 भाग 50,000 और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7.20 पर शेयर ईपीएस आता है, यानी कि आपने एक शेयर पर 7 रुपए 20 पैसे का लाभ अर्जित किया है, आय अर्जित की है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक अंश पर कमाई गई आय। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो क्या है? डिविडेंड पर शेयर। इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो आपको बताया गया है अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा कि कंपनी ने 3,80,000 का लाभ कमाया है, उसमें से 20,000 का लाभांश तो प्रेफरेंस शेयर ले जाएंगे। अब बचा 3,60,000 का लाभ, ये पूरा इक्विटी का लाभ है, लेकिन कंपनी पूरा कमाया गया लाभ अंशधारियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि उसका कुछ भाग ही करती है। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि जो
इक्विटी शेयर्स हैं उनके लाभांश की दर यहां पर 40% रखी गई। ये कोई फिक्स नहीं होती है, हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। जबकि अधिमान अंशधारियों की क्वेश्चन में जो दी जाए, हालांकि अधिमान अंशधारियों की क्वेश्चन में दी जाएगी वो फिक्स है, हर साल के लिए फिक्स रहेगी, क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। यहां अगर बात की जाए तो समता अंशधारियों की हर साल कंपनी लाभों की मात्रा को देखकर लाभ को घोषित करती है। तो ये 40% हमने 5 लाख का, जैसा कि हमने वर्किंग नोट में निकाला 2 लाख। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो 3,60,000 का लाभ कंपनी ने समता अंशधारियों के लिए कमाया है, उसमें से केवल कंपनी अंशधारियों को 2 लाख रुपए ही बांट रही है। तो आइए फॉर्मूले की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कितना है 2 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50,000। तो एक अंश को कंपनी 4 रुपए का लाभांश वितरित कर रही है। अब तीसरा अनुपात समझने से पहले आप यहां पर यह बात समझ लीजिए कि कंपनी ने एक अंश के लिए 7 रुपए 20 पैसे अर्जित किए हैं और कंपनी ने अपने अंशधारियों को 4 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो तीसरा अनुपात है डिविडेंड पे आउट रेशो या डिविडेंड पेमेंट रेशो, वो इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो अब बात करते हैं तीसरे अनुपात की। तीसरा अनुपात जो है उसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। तो आपका जो डिविडेंड पर शेयर है इक्विटी का वो 4 रुपए है और यहां पर आपने 7 रुपए 20 पैसे अर्जित किया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो नियर अबाउट ये रेशियो निकल कर आता है 55.55 है, तो इसे 55.56% के आसपास आप कह सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको समझ में आया होगा। कितना अर्जित किया 7 रुपए 20 पैसे, उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 4 रुपए, तो ये आय का कितना भाग आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, लगभग जितना आपने अर्जित किया उसका 55-56% आपने अंशधारियों को वितरित किया है। तो स्टूडेंट्स आपको विनियोग विश्लेषण अनुपात समझ में आए होंगे। अब जो हम आगे की एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो आपने जो भी टॉपिक पांचों प्रकार के जो अनुपात आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात और विनियोग विश्लेषण अनुपात। तो अब जो आगे के एग्जाम्पल हैं वो उनकी प्रैक्टिस से संबंधित है। तो आइए अब बात करते हैं उनके बारे में। जॉनी लिमिटेड की पुस्तकों से निम्न शेष लिए गए। अंश पूंजी 4 लाख, सामान्य संचय 2,04,000, लाभ हानि खाता शेष 1,87,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसके 2 तरीके के शेष हो सकते हैं, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। यदि क्रेडिट शेष दिया जाए तो इसका मतलब होता है ये कंपनी का लाभ है, इसे शेयर होल्डर फंड निकालते समय ऐड किया जाएगा। और यदि डेबिट शेष या लॉस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हानि है, शेयर होल्डर फंड निकालते समय इसे लेस किया जाएगा। यदि प्रश्न में इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि ये डेबिट शेष है या क्रेडिट शेष, तो इसे क्रेडिट शेष मानना है, यानी कि लाभ मानते हुए शेयर होल्डर फंड में ऐड करना है। 11% ऋण पत्र 2 लाख रुपए के, चालू दायित्व 2,09,000 रुपए, गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट असेट्स 5,60,000, स्टॉक 1,98,000, व्यापारिक प्राप्यताएं यानी ट्रेड रिसीवेबल 3,70,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 72,000। ये कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं और अनुपात की अगर बात की जाए तो आपको निम्न अनुपात निकालने हैं। जैसा कि मैंने कहा विनियोग विश्लेषण अनुपात समाप्त करने के बाद अब जो हम अनुपात ले रहे हैं वो अब तक हमने जो अनुपात कर लिए हैं उनमें से कोई सा भी अनुपात आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। चालू अनुपात जो कि तरलता अनुपात का भाग है, त्वरित अनुपात ये भी तरलता अनुपात का भाग है, ऋण समता अनुपात, स्वामित्व अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात, ये तीनों ही अनुपात आपने शोधन क्षमता के प्रकारों में पढ़े हैं। अगर मैं बात करूं तो एक बार इनके फॉर्मूले में आपको बताना चाहूंगा। चालू अनुपात का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जबकि त्वरित अनुपात का फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऋण समता अनुपात टोटल डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, स्वामित्व अनुपात शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स और शोधन क्षमता अनुपात टोटल डेब्ट अपॉन टोटल असेट्स। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू अनुपात और त्वरित अनुपात निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, करंट असेट्स,
करंट लायबिलिटीज और लिक्विड असेट्स चाहिए। तो करंट असेट्स में क्या क्या शामिल होगा? करंट लायबिलिटीज तो आपको दे रखी है, 2,09,000 करंट लायबिलिटीज गिवन है। अब बात करते हैं करंट असेट्स की और लिक्विड असेट्स की। तो करंट असेट्स में तो आ जाएगा आपके स्टॉक और गैर चालू संपत्तियां, नहीं, स्टॉक आ जाएगा, व्यापारिक प्राप्य आ जाएगा, नकद एवं नकद तुल्य, ये तीनों असेट्स आ जाएगी। और जब लिक्विड असेट्स की बात करूं तो आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेना होता है, जैसा कि आपको बताया गया। तो यहां स्टॉक है तो आप उसे छोड़ देंगे। आइए इन दोनों के वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो इन्वेंट्री जो कि आपको दे रखा है 1,98,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपको दे रखा है 3,70,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि आपको दे रखा है 72,000। और जब आप इसका योग लगाते हैं तो ये आता है 6,40,000। लिक्विड असेट्स की बात करें तो लिक्विड असेट्स के मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप चाहें जैसे लगाएं। ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप ले लें, या जो करंट असेट्स 640 है उसमें से 1,98,000 के स्टॉक को आप हटा दें। दोनों ही तरीके से आपके लिक्विड असेट्स में, इसमें दोनों तरीके से निकाल देता हूं। 6,40,000 माइनस 1,98,000, या फिर आप कह सकते हैं 3,70,000 प्लस 72,000। स्टॉक को लीजिए ही मत, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको दोनों तरीके से यहां समझाया जा रहा है। तो ये आता है 4,42,000 और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आएगा 4,42,000। आप एग्जाम में कोई सा भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों याद रखने होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें करंट असेट्स का टोटल दिया जाता है और स्टॉक दिया जाता है, तो वहां लिक्विड असेट्स हमें निकालनी होती है करंट असेट्स माइनस स्टॉक। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आइए इन दोनों रेशो को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला रेशो करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अगर देखी जाए तो वो आई है 6,40,000 और करंट लायबिलिटीज जैसा कि क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 2,09,000। तो स्टूडेंट्स करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट 3.06:1 आपका उत्तर निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये दोनों ही वैल्यूज आपको पता है, 4,42,000 बटा 2,09,000। और जब आप इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स तो इसका उत्तर निकल कर आता है 2.11:1। तो आपका चालू अनुपात और त्वरित अनुपात दोनों हुए। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशो, जैसा कि इन्होंने बताया है कि एक आपको ऋण क्षमता अनुपात निकालना है, तो इसके लिए आपको टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड चाहिए। स्वामित्व अनुपात के लिए आपको शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट्स चाहिए, और शोधन क्षमता अनुपात के लिए आपको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी या टोटल डेब्ट और टोटल असेट्स चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 वर्किंग नोट आपको और बनाने होंगे। कौन कौन से? एक शेयर होल्डर फंड का, एक टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज का और एक टोटल असेट्स का। तो आइए अब और अनुपात या और वर्किंग नोट तैयार करें। तो टोटल डेब्ट की अगर बात करूं तो टोटल डेब्ट का मतलब होता है सारी आउटसाइड लायबिलिटीज, और आउटसाइड लायबिलिटीज में यहां पर मुझे 2 मदें नजर आती हैं। एक आपका डिबेंचर जो है वो आउटसाइड लायबिलिटी है, और एक आपकी करंट लायबिलिटी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती है। और शेयर होल्डर फंड की बात की जाए तो शेयर कैपिटल 4 लाख, जनरल रिजर्व 2,04,000 और पीएनएल सूचना के अभाव में से लाभ मानना है तो इसे भी जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ देंगे अगर आप तो शेयर होल्डर फंड निकल कर आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं 11% डिबेंचर, जिसका अमाउंट दे रखा है
2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज जिसका अमाउंट दे रखा है 2,09,000, तो इसका अमाउंट आता है 4,09,000। शेयर होल्डर फंड की बात की जाए तो शेयर होल्डर फंड में आपको क्या क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड में आपको 4 लाख की पूंजी दे रखी है, 2,04,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है और 1,87,000 का पीएनएल दे रखा है। आइए तो इन्हें जोड़ लेते हैं। शेयर कैपिटल 4 लाख प्लस जनरल रिजर्व 2,04,000 प्लस पीएनएल 1,87,000, और जब आप इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 7,91,000। आपको टोटल डेप्ट मिल गया, आपको शेयर होल्डर फंड भी मिल गया। अब आपको उन तीनों अनुपातों के लिए केवल एक चीज और चाहिए, जो कि है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स की अगर बात की जाए तो टोटल असेट्स किस तरीके से निकाली जाएंगी? टोटल असेट्स के लिए आपको गैर चालू संपत्तियां यानी कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को जोड़ देना है। ये असेट साइड अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका एक और तरीका है, आप लायबिलिटी साइड की सारी मदों को जोड़ दें यहां तक तो भी टोटल असेट्स आ जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ से असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती हैं। तो जितनी टोटल असेट्स होंगी उतनी टोटल लायबिलिटीज होंगी। लेकिन जब असेट्स दी हुई है तो असेट साइड से समझना आपको आसान होगा। असेट साइड में दो ही मदें होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स खुद ने बता रखी है 5,60,000, और करंट असेट्स आपने मालूम की है जिनका टोटल आया है 6,40,000। तो 5,60,000 और 6,40,000 को और जोड़ देते हैं। 5,60,000 प्लस 6,40,000, तो हमारी जो टोटल असेट्स है वो हो जाती है 12 लाख। तो आइए अब आगे के अनुपात हल कर लेते हैं। तीसरा अनुपात जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है डेप्ट इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, जिन्हें आप कहते हैं शेयर होल्डर फंड को छोड़कर नीचे शेयर होल्डर फंड। मतलब इनके सब आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर बता दूं, ऋण समता अनुपात मतलब कुल बाहरी पैसा और स्वामियों का पैसा, इन दोनों के मध्य क्या अनुपात है। तो अगर आपके वर्किंग नोट में जाया जाए तो आपका जो टोटल डेप्ट है वो है 4,09,000 और आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो है 7,91,000। तो 4,09,000 अपॉन 7,91,000, और जब आप इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका लगभग रेशो आता है 0.1 यानी 0.517:1, या आप इसे कह सकते हैं 0.52:1। ये अनुपात निकलकर आपका आता है। अगले अनुपात की अगर बात करें तो जो चौथा अनुपात इन्होंने पूछा है वो पूछा है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात proprietary ratio is equal to share holder fund upon total assets। तो जो शेयर होल्डर फंड है वो अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग नोट ये आपको दिया हुआ है 7,91,000, और जो टोटल असेट्स दी गई हैं वो दी गई हैं 12 लाख। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये नियर अबाउट 0.659:1 निकलकर आता है, जिसे आप 0.66 भी कह सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल रेशो आपका अगला अनुपात है। अगला अनुपात इन्होंने पूछा है शोधन क्षमता अनुपात, या जिसे आप कहते हैं सॉल्वेंसी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज या टोटल डेप्ट तो ऊपर, और नीचे आप रख दीजिए टोटल असेट्स। तो जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज है वो है 4,09,000 और जो टोटल असेट्स है वो है 12 लाख। तो नियर अबाउट आपका उत्तर निकल कर आता है 0.34:1। और आपको बताया गया था एक इंपॉर्टेंट बात कि सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉपराइटरी रेशो
दोनों का योग 1 होता है। तो आप यहां चेक कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.66 है या 0.659 है और ये 0.34 है और दोनों का योग मिलाकर 1 होता है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 27। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ चीजें आपको यहां पर सीखने को भी मिलेंगी। मिराज लिमिटेड की पुस्तकों से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की गई। क्या क्या? संचालन से आगम 2 साल की दे रखी है, 2015-16 और 2016-17। आपको सेल्स दी गई है 20 लाख और 30 लाख और ब्रैकेट में एक विशेष बात लिखी हुई है कि जो सकल लाभ की दर है वो इस पर 25% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। व्यापारिक प्राप्यताएं, ट्रेड रिसीवेबल, यहां आपको 1 अप्रैल को 3 लाख दी हुई है, लेकिन इस साल की ओपनिंग जो वैल्यू है वो मिसिंग है, वो गायब है, नहीं दी हुई है। इसी तरीके से व्यापारिक प्राप्यताएं यानी कि ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग आपको दिया गया है 50,000 और इस साल की दी गई है 5 लाख। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक यानी इन्वेंट्री, ओपनिंग इस साल का 320 दिया गया है, लेकिन 16-17 का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, वो मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह से स्टॉक क्लोजिंग 3,60,000 2015-16 का दिया गया है और 16-17 का 4,40,000 दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्टॉक यहां मिसिंग नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल यहां मिसिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो 2015-16 का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ही अमाउंट 16-17 का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा। यानी अगर मैं आपको कहूं तो 3,50,000 ये वाला, क्योंकि जो 15-16 का क्लोजिंग वो 16-17 का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा। सेम ट्रीटमेंट स्टॉक के साथ किया जाएगा। 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है, जो कि 16-17 में जाकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये जो दो चीजें यहां मिस किए गए थे, ब्लैंक छोड़े गए थे, वो इसीलिए छोड़े गए थे कि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो गत वर्ष का अंतिम बैलेंस होता है वो अगले साल का जाकर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो अब आपके पास मदें अवेलेबल है। दोनों वर्षों के लिए व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और साथ ही साथ स्कंध आवर्त अनुपात की गणना करनी है और आवश्यक टिप्पणी देनी है, यानी आपको ये बताना है कि इन दोनों अनुपातों से क्या होता है। तो ये दोनों ही अनुपात क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात के हैं। तो आपको ये बताना है कि संस्था, दोनों सालों का कंपैरिजन कर तुलना कर आपको विश्लेषण करना है कि संस्था इन दोनों अनुपातों से किस ओर अग्रसर है, कार्यकुशल है या नहीं है। चलिए वो बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि हमें निकालने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दोनों साल के, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब अगर बात की जाए तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो दोनों साल के आसानी से निकल जाएंगे, बट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कोई सूचना नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो याद कीजिए, नोट्स में शुरू में आपको बताया गया है कि यदि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना संभव ना हो तो टोटल रेवेन्यू को ही आप काम में ले सकते हैं। इट मींस आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मिल गया, अब आपको दोनों साल के केवल ट्रेड रिसीवेबल एवरेज निकालने हैं। दूसरी बात की जाए तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला या इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक तो दोनों ईयर के अलग अलग निकल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 2 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो यहां सक्सेस नहीं है क्योंकि यहां परचेज नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां परचेज भी नहीं है। दूसरा फॉर्मूला अगर आप गौर करेंगे तो आपको फॉर्मूला बताया गया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो पहले वर्किंग नोट तैयार होंगे, दोनों साल के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, दोनों साल की एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है और दोनों साल का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो यहां अगर बात की जाए तो 15-16 का ओपनिंग है 3 लाख और 350, 3 लाख प्लस 350 भाग 2, तो ये आ जाएगा
3,25,000। इसी तरीके से दूसरा निकाला जाए तो 350 प्लस 5 लाख, 350 प्लस 5 लाख बटा 2, तो ये आ जाएगा 4,25,000। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इन दोनों को मैंने ले लिया 15-16 के लिए और इन दोनों को मैंने ले लिया 16-17 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर बात करें तो ये आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल चुके हैं 3,25,000 और 4,25,000। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो यहां अगर बात की जाए तो 15-16 की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 320 है और क्लोजिंग 360 है। $3,40,000। इसी तरीके से अगर हम दूसरे साल की बात करें तो 360 और 440। इसका एवरेज आ रहा है स्टूडेंट्स 4 लाख। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला यहां लगाना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर बात की जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दे रखा है आपको इस साल का 20 लाख और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है 20 लाख का। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 15 लाख। इसी तरीके से इस साल का वैल्यू आपको दे रखा है 30 लाख और 25% लेस करना है किसका, 30 लाख का। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 22,50,000। सारी चीजें तैयार हैं। अब आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले बात करना चाहेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जिसका सूत्र है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और यहां बात की जाए तो 2015-16 का आपको कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ 2016-17 का भी आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट्स में आपकी सारी वैल्यूज तैयार हैं। अगर सेल की बात की जाए तो सेल इस साल की 20 लाख है। टोटल सेल काम में लेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल निकालना पॉसिबल नहीं है, तब हम टोटल सेल काम में ले सकते हैं। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट जो है वो दे रखे हैं 3,25,000 और 4,25,000। और जब आप इसे भाग देकर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.15 टाइम्स और दूसरा जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 7.06 टाइम्स। यानी अगर देखा जाए तो पिछली साल की तुलना में इस साल के ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में वृद्धि हुई है, क्योंकि गत वर्ष वो 6.15 गुना था और अब की बार 7.06 टाइम्स हो गया है। जरा इसका कंपैरिजन कर लें स्टूडेंट्स। ये इसीलिए एक साथ लिखवाएं क्योंकि यहाँ पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है और टिप्पणी आप तभी लिख पाएंगे जब आप दोनों को विश्लेषण को समझ पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में आपके वृद्धि हुई है और वृद्धि होने पर क्या होता है वो हम बात करेंगे टिप्पणी में। अब बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू cost of revenue from operation upon average inventory।
2015-16 और 2016-17। तो इसकी कॉस्ट आपको पता है 15 लाख है और इसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट 22,50,000 है, जो कि आप पहले ही वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकली हुई है। अब बात करते हैं हमारी एवरेज इन्वेंट्री की, तो 3,40,000 और 4 लाख। पुटअप कर दीजिए वैल्यू, 3,40,000 और 4 लाख, जैसा कि एवरेज इन्वेंट्री का वर्किंग नोट बता रहा है। अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप बात करें तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 4.41 टाइम्स और दूसरा निकल कर आएगा 5.625 टाइम्स। यहां पर भी अगर बात करूं तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी आपके वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं कि यदि क्रियाशीलता अनुपातों में 2 साल के अनुपात दे रखे हैं और उनमें वृद्धि हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संस्था ने अपनी क्रियाशीलता में, अपनी कार्यकुशलता में सुधार किया है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की जाए तो वो 4.41 टाइम से 5.625 टाइम्स हुआ है, 5.625 गुना हुआ है। इसका मतलब अब स्टॉक और भी तेज गति से कैश में चेंज होने लगा है। संस्था ने माल को और तेज गति से बेचना चालू किया है। उसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6.15 टाइम से 7.06 टाइम हो गया, तो इसका मतलब यह है कि संस्था ने अपने देनदारों से वसूली करना और भी तेज गति से चालू कर दिया है। इस कारण ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में वृद्धि हुई है। तो आइए बात करते हैं इसकी टिप्पणी को किस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए टिप्पणी, वर्ष 2016-17 से व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात 6.15 गुने से बढ़कर 6.15 गुने से बढ़कर 7.06 टाइम्स हो गया है। इसका मतलब क्या है? अतः संस्था देनदारों से शीघ्रता से रुपया वसूल कर रही है। वर्ष 16-17 में स्कंद आवर्त अनुपात 4.41 गुना से बढ़कर 5.625 टाइम हो गया है। यह भी संस्था की कुशल स्कंद नीति को प्रदर्शित करता है, यानी संस्था अब स्कंद का अच्छा प्रबंध करने लगी है और उसको तेज गति से विक्रय करने लगी है। आइए तो विद्यार्थियों अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण संख्या 28, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपलब्ध निम्न सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो की गणना करनी है। यानी चारों ही प्रकार के अनुपात, लाभदायकता अनुपात निकालने हैं जो कि बिक्री पर आधारित है। संचालन से नकद आगम 50,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 50,000 दिया गया है। संचालन से उधार आगम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, क्रय 20,000, नकद और उधार 68,000, रिटर्न आउटवर्ड यानी क्रय वापसी जो कि दे रखी है 5,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, आवक गाड़ी भाड़ा कैरेज इनवर्ड जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 3,000 है, सैलरी, अदर कार्यालय व्यय हैं और विक्रय व्यय हैं, ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि पीएनएल में दिखाए जाते हैं। विनियोगों से आय, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऋण पर ब्याज 8,000 रुपए, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। आंख से हानि, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो हमें सकल लाभ अनुपात की गणना करनी है और सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए आपको एक तो चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और एक चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दोनों रेवेन्यू को जोड़ देंगे, कैश और क्रेडिट को तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो उसका जो सूत्र है वो है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की भी गणना करनी होगी, जिसकी सारी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध है। तो आइए वर्किंग नोट तैयार करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो आपको नकद बिक्री दे रखी है 50,000 और उधार बिक्री आपको दे रखी है 1 लाख। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 1,50,000। इसी के साथ साथ नेट परचेज भी यहां पर आपको निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आपको 2 तरह की परचेज दी गई है, उधार और नकद, और साथ ही साथ परचेज रिटर्न भी दिया गया है। तो इनको मिलाकर आप परचेज का एक अमाउंट निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे? 20,000 की कैश परचेज और 68,000 की क्रेडिट परचेज को ऐड करके उसमें से रिटर्न 5,000 लेस कर देंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो 20,000 प्लस 68,000 माइनस 5,000, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो परचेज आती है वो आती है 83,000। इसे यहां पर निकालना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में परचेज यूज करेंगे तो वहां पर परचेज में जो सारे समायोजन करने के बाद जो परचेज आई है 83,000 उसे काम में लेंगे। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसमें सभी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं, उनको फॉलो करते हुए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा। तो बात करते हैं ओपनिंग जो इन्वेंट्री आपको दी गई है स्टूडेंट्स, वो दी गई है 20,000। नेट परचेज आपने मालूम की है जो कि 83,000 है। कैरेज इनवॉर्ड 3,000 है। मजदूरी आपको दी गई है 4,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपको दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है 10,000। जब आप इसे जोड़कर सॉल्व करते हैं तो ये पूरा पूरा आ रहा है 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 1.5 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 1 लाख। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल कर आता है 50,000। तो आपका फर्स्ट रेशो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपने 50,000 फाइंड आउट किया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अकॉर्डिंग वर्किंग नोट वो 1,50,000 है। जब आप इसे हल करते हैं तो इसका उत्तर निकल कर आता है 33.33%। अब अगर और अनुपातों की बात की जाए तो और अनुपातों में इन्होंने पूछा है परिचालन अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है नेट प्रॉफिट रेशो। तो इसके लिए क्या करना होगा? ऑपरेटिंग रेशो के लिए पहले हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी होगी। वो कैसे निकलती है? जो आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है इसमें आपको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जोड़ने होंगे। वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3,500 रुपए सैलरी है, अन्य कार्यालय व्यय 5,000 है और विक्रय व्यय 6,500 है। ये तीनों ही खर्चे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब निकालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला इस क्वेश्चन की सूचनाओं के अनुसार बनेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपने 1 लाख निकाली है, सैलरी जो कि आपने 3,500 निकाले हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ऑफिस एक्सपेंसेस आपको 5,000 दे रखे हैं और विक्रय व्यय 6,500 दिए हुए हैं। इसका टोटल आता है 1,15,000। साथ ही साथ
अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट से निकाला जा सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाला जा सकता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी निकाला जा सकता है। आप अगर पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। तो यहां पर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की सहायता से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका सूत्र होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 1.5 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, 1,15,000। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 35,000। अब लास्ट एंड फाइनल जो प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया है इसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो ऐड करनी है। तो यहां अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका स्टूडेंट्स 35,000 रुपए जो आपने फाइंड आउट किया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के रूप में आपको विनियोगों से ब्याज मिला है 7,000, वो ऐड हो जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहां 2 एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, कौन कौन से, ऋण पर ब्याज और आग से हानि। इन दोनों को इस प्रॉफिट में से क्या करना होगा, आपको लेस करना होगा। ये आता है आपके 30,000 रुपए। अब आगे के रेशियोज निकाल लेते हैं। जो रेशियो इन्होंने पूछे हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, इन्होंने जो सेकंड रेशियो पूछा था वो पूछा था ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपके निकल कर आई है वो निकल कर आई है 1,15,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 इंटू 100। और जब आप इसे हल करते हैं तो इसका उत्तर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 76.67%, 76.67% के आसपास आपकी परिचालन लागत है। अगले अनुपात की बात की जाए तो अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 गुणा 100। और जब हम इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 23.33%। और आप इसे चेक कर सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों का योग मिलाकर 100 होना ही चाहिए। तो ये आ रहा है 76.67 और वो आ रहा है 23.33, इन दोनों का योग मिलाकर होता है 100। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो रेशो इन्होंने पूछा है वो पूछा है नेट प्रॉफिट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट 30,000 जो आपने वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया है, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 1.5 लाख गुणा 100। इसको हल करने पर ये आता है 20%। तो स्टूडेंट्स, आपका उदाहरण संख्या 28 जिसमें 4 तरह के अनुपात पूछे गए थे, जो चारों ही लाभदायकता अनुपात के उदाहरण और लाभदायकता में भी बिक्री पर आधारित हैं। अब आपकी पाठ्यपुस्तक के 2 उदाहरण और बचे हैं, उदाहरण संख्या 29 और उदाहरण संख्या 30। उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।